नमस्कार। स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। आज हम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के एक बेहद जरूरी हिस्से को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। आज हम खास तौर पर अध्याय 11 पर ध्यान देंगे, जिसका शीर्षक है नगरीय विकास और नगर योजना। ये अध्याय बताता है कि शहरों का विकास कैसे योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। हाँ, और हमारा मकसद है कि इस अध्याय की हर धारा और उपधारा के कानूनी मतलब को आसान हिंदी में समझें। हम कानून की भाषा को वो दोहराएंगे नहीं, बल्कि उसका सार समझेंगे। सही कहा। हम धारा 159 से शुरू करेंगे और फिर धारा 170 तक जाएंगे। एक एक करके हर प्रावधान को देखेंगे। तो चलिए अध्याय 11 नगरीय विकास और नगर योजना की गहराई में उतरते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है धारा 159, नागरिक सर्वेक्षण और मास्टर विकास योजना तथा अन्य योजनाएं तैयार करना। ये सुनने में काफी महत्वपूर्ण लगता है। हाँ, ये धारा नगर पालिकाओं को योजना बनाने का आधार और दिशा देती है। इसकी उपधारा एक कहती है कि अगर कोई और कानून उस समय लागू हो तो उसके नियमों का पालन करते हुए नगर पालिका को शहर का एक विस्तृत सर्वेक्षण करवाना होगा। सर्वेक्षण किस लिए? इसका लक्ष्य है शहर का योजनाबद्ध एकीकृत विकास हो और हाँ, जमीन का सही इस्तेमाल भी हो। ये सब पक्का करना है। अच्छा, यानी पहले जमीनी हकीकत का पता लगाना होगा। बिल्कुल। इसी सर्वेक्षण के आधार पर नगर पालिका एक मास्टर विकास योजना यानी मास्टर डेवलपमेंट प्लान तैयार करेगी और जरूरत के हिसाब से दूसरी योजनाएं भी बनाएगी। ये काम अकेली नहीं होगा। नगर पालिका को महानगर योजना समिति या जिला योजना समिति और राज्य के मुख्य नगर नियोजक के साथ तालमेल बिठाना होगा। और इन योजनाओं की कोई समय सीमा भी होती है? हाँ, बिल्कुल, समय सीमा तय की गई है। आई मास्टर विकास योजना ये लंबी अवधि के लिए, मतलब 20 साल के लिए होगी। 20 साल? हाँ। फिर आई निष्पादन योजना एग्जीक्यूशन प्लान ये 5 साल के लिए होगी। और IV वार्षिक नगरपालिक कार्य योजना एनुअल म्युनिसिपल एक्शन प्लान ये हर साल यानी 1 साल के लिए बनेगी। अच्छा, यानी भविष्य की बड़ी तस्वीर से लेकर साल भर के काम तक सबके लिए अलग अलग प्लान? एकदम सही। अब उपधारा 2 पर आते हैं। ये कहती है कि इन मुख्य योजनाओं के अलावा नगर पालिका अगर चाहे तो हर वार्ड के लिए अलग से योजनाएं भी बना सकती है, जैसा उसे ठीक लगे या फिर जैसा राज्य सरकार निर्देश दे। अच्छा, अब ये मास्टर विकास योजना इतनी अहम है, तो इसमें होता क्या क्या है? क्या ये सिर्फ सड़कें और इमारतें बनाने का प्लान है या कुछ और भी? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा व्यापक है। देखिए, उपधारा 3 बताती है कि मास्टर विकास योजना का मकसद शहर के विकासशील क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करना है। इसमें लोगों की सुविधाओं, नागरिक सुविधाओं, रहने की जगह, संचार, यातायात नेटवर्क और हमारे प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी, जंगल, इनके संरक्षण और विकास की परियोजनाओं का एक समय सीमा के साथ खाका होगा। अच्छा, इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है? कुछ उदाहरण? हाँ, बिल्कुल। एक लंबी सूची है, मैं कुछ बताती हूँ। नंबर 1 यातायात और संचार। इसमें सड़कें, हाईवे, रेल लाइनें, नहरें, हवाई अड्डे, बस सेवाएं वगैरह सब आ जाते हैं। नंबर 2 लोक उपयोगिताएं यानी बिजली, गैस, पानी सप्लाई, सीवरेज, जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं। बुनियादी जरूरतें। हाँ। फिर नंबर 3 प्राकृतिक सुंदरता। शहर के जंगल, वन्य जीवन और सुंदर भूदृश्य वाले इलाकों को बचाना और बेहतर बनाना। नंबर 4 धरोहर संरक्षण। ऐतिहासिक या वैज्ञानिक महत्व की इमारतें और जगहें सहेजना। नंबर 5 पर्यावरण संरक्षण। जमीन का कटाव रोकना, पेड़ लगाना, नदियों झीलों को सुधारना। पर्यावरण का भी ध्यान रखा गया है? बिल्कुल। जल प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण, सिंचाई, पानी सप्लाई, बाढ़ रोकना और पानी हवा का प्रदूषण रोकना। शिक्षा और स्वास्थ्य, स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों का प्रावधान। व्यापार और उद्योग जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, औद्योगिक क्षेत्र, प्रदर्शनी केंद्र बनाना। खेल सुविधाएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पार्क, झीलें वगैरह। अच्छा। सांस्कृतिक केंद्र, थिएटर, सिनेमा, ऑडिटोरियम जैसी जगह हैं। अरे वाह, ये तो शहर के लगभग हर पहलू को छूता है।
बुनियादी ढांचे से लेकर संस्कृति और पर्यावरण तक। हाँ, और सूची अभी जारी है। देखिए, 13वां है भूमि का आवंटन और वर्गीकरण। मतलब ये तय करना कि कौन सी जमीन किस काम आएगी, रहने के लिए, दुकान के लिए, फैक्ट्री के लिए, खेती के लिए, और कितनी जमीन। 14वां है खुले स्थान और विशेष क्षेत्र, पार्क, खेल के मैदान, चिड़ियाघर, अभयारण्य, डेयरी फार्म, इनके लिए जगह आरक्षित करना। जनसंख्या प्रबंधन, घनी आबादी वाले इलाकों से आबादी या उद्योगों को हटाना और ये तय करना कि किस इलाके में कितने लोग रह सकते हैं। लोगों के रहने के लिए घरों की व्यवस्था। भूमि सुधार, निचले या खराब इलाकों को सुधारना। पुराने बसे हुए इलाकों का पुनर्विकास और सुधार करना। वाकई बहुत ही विस्तृत है ये। लगता है इसका उद्देश्य शहर के हर पहलू को ध्यान में रखकर एक संतुलित विकास करना है। बिल्कुल। अब उपधारा 4 ये कहती है कि मास्टर विकास योजना अगर जरूरत हो तो शहर को अलग अलग जोन में बांट सकती है। योजना ये भी बताएगी कि हर जोन में जमीन का इस्तेमाल कैसे होगा और विकास के काम किस क्रम में किए जाएंगे। एक तरह से ये जोनल विकास योजनाओं का आधार बनेगी। जोन मतलब जैसे रिहायशी जोन, कमर्शियल जोन वगैरह? हाँ, उसी तरह। लेकिन इसमें एक परंतु उपबंध भी है। ये कहता है कि अगर जनता के हित में जरूरी हो तो नगर पालिका किसी जोन के क्षेत्र में बदलाव कर सकती है। और जो दूसरी योजनाएं थी जैसे 5 साल वाली या 1 साल वाली, उनके बारे में क्या? उनके लिए उपधारा 5 है। ये कहती है कि बाकी योजनाओं के लिए नगर पालिका तय कर सकती है कि उनमें कौन कौन सी विकास की मदें शामिल होंगी और उनके लिए कितना सर्वेक्षण करना जरूरी है। ठीक है। और अंत में उपधारा 6 एक बहुत व्यावहारिक बात कहती है। इस धारा में चाहे कुछ भी लिखा हो, नगरपालिका अपनी माली हालत मतलब अपने वित्तीय संसाधनों को देखते हुए मास्टर विकास योजना में शामिल किसी भी स्कीम को शुरू कर सकती है या हाथ में ले सकती है। समझ गया। तो ये तो हुई योजना बनाने और उसके अंदर क्या होगा इसकी बात। पर ये योजना बनती कैसे है? क्या अकेले नगरपालिका ही सब तय कर लेती है? लोगों की कोई भूमिका होती है? नहीं, अकेले नहीं। इसके लिए एक पूरी प्रक्रिया है जो धारा 160 योजना तैयार करने और उसकी मंजूरी के लिए अपनाए जाने वाली प्रक्रिया में बताई गई है। उपधारा 1 कहती है कि कोई भी योजना फाइनल करने से पहले नगरपालिका उसका एक ड्राफ्ट मतलब कच्चा मसौदा तैयार करेगी। ड्राफ्ट? हाँ, ड्राफ्ट। इसकी एक कॉपी आम लोगों के देखने के लिए रखी जाएगी। साथ ही एक सार्वजनिक नोटिस निकाला जाएगा जिसमें लोगों से एक तय तारीख तक उस ड्राफ्ट प्लान पर अपनी आपत्तियां और सुझाव मांगे जाएंगे। ये नोटिस कैसे छपेगा, इसका तरीका उपनियमों में तय होगा। अच्छा, यानी जनता की राय ली जाती है। ये तो अच्छी बात है। हाँ, और आगे उपधारा 2 कहती है कि अगर नगरपालिका को ठीक लगे तो वो इस ड्राफ्ट योजना पर विचार करने के लिए एक सलाहकार समिति भी बना सकती है। सलाहकार समिति? उसमें कौन लोग होंगे? हाँ, इसमें बताया गया है नगरपालिका के सभी सदस्य, उद्योग, वाणिज्य, व्यापार संघों के प्रतिनिधि, शहर के शिक्षण संस्थानों से 6 प्रतिनिधि, शहर के मुख्य गैर सरकारी संगठनों एनजीओ से 6 प्रतिनिधि, शहर के कोई अन्य 6 माने जाने नागरिक। मतलब समाज के अलग अलग वर्गों को शामिल करने की कोशिश है। फिर क्या होता है राय लेने के बाद? उपधारा 3 के अनुसार सलाहकार समिति की सिफारिशों और आम जनता से मिली आपत्तियों, सुझावों पर विचार करने के बाद नगरपालिका उस योजना को राज्य सरकार के पास भेजेगी। सरकार के पास? मंजूरी के लिए। हाँ, अनुमोदन के लिए। हाँ, जब राज्य सरकार मंजूरी दे देगी तभी योजना को अंतिम माना जाएगा। अच्छा। और उपधारा 4 कहती है कि योजना का प्रारूप कैसा होगा, उसमें क्या सामग्री होगी, प्रक्रिया क्या होगी। इन सब मामलों के लिए नियम उपविधियों के जरिए बनाए जा सकते हैं। ठीक है, सरकार ने मंजूरी दे दी। अब ये योजना लागू कब से मानी जाएगी, किस तारीख से? इसका जवाब धारा 161 योजना के प्रवर्तन की तारीख में है। ये धारा सीधी बात कहती है, जैसे ही नगरपालिका योजना को मंजूर करती है उसके तुरंत बाद एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की जाएगी। सूचना में क्या होगा? इसमें बताया जाएगा कि योजना को मंजूरी मिल गई है और ये भी कि योजना की कॉपी कहां और किस समय देखी जा सकती है। जिस तारीख को यह सूचना पहली बार छपेगी उसी तारीख से योजना लागू हो जाएगी। बाद में बदलाव हो सकते हैं, मान लीजिए जरूरत पड़ी तो? नहीं, बदलाव की गुंजाइश रखी गई है। धारा 162 योजना का पश्चातवर्ती उपांतरण मतलब बाद में बदलाव, इसी के बारे में है। उपधारा 1 कहती है कि योजना लागू होने के बाद नगरपालिका कभी भी राज्य सरकार की पहले से अनुमति लेकर योजना में कोई भी बदलाव कर सकती है। कोई भी बदलाव? हाँ, पर एक शर्त है।
शर्त यह है कि ये बदलाव ऐसा होना चाहिए जिससे नगरपालिका किराए में योजना का मूल चरित्र न बदलता हो और जो जमीन के उपयोग की सीमा या जनसंख्या घनत्व के मानकों से जुड़ा ना हो। अच्छा, यानी छोटे मोटे बदलाव संभव है पर बड़े बदलाव नहीं। हाँ, ये उपधारा मुख्य रूप से सीमित बदलावों की बात करती हैं और उपधारा 2 कहती है कि ऐसा कोई भी बदलाव करने से पहले नगरपालिका फिर से एक नोटिस छापेगी और एक तय तारीख तक लोगों से आपत्तियां मांगेगी, फिर उन पर विचार किया जाएगा। फिर से नोटिस मतलब पारदर्शिता रखने की कोशिश है। बिल्कुल। उपधारा 3 के अनुसार इस तरह किया गया हर बदलाव प्रकाशित किया जाएगा और ये बदलाव या तो प्रकाशन की तारीख से लागू होगा या फिर उस तारीख से जो नगरपालिका सरकारी राजपत्र में नोटिस द्वारा तय करें। इसके बाद बदली हुई योजना ही हर काम के लिए लागू मानी जाएगी। उपधारा 4 ये स्पष्ट करती है कि जब बदली हुई योजना लागू हो जाती है तो इस अधिनियम की बाकी धाराओं में जहां भी मूल योजना का जिक्र है उसे बदली हुई योजना का जिक्र माना जाएगा। ठीक है। और उपधारा 5 एक बार फिर जोर देती है कि योजना में कोई भी बदलाव राज्य सरकार की अंतिम मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा। समझ गया, ठीक है। योजना बन गई, लागू हो गई, जरूरत पड़ने पर बदल भी गई। अब इसे जमीन पर उतारा कैसे जाएगा, मतलब इसका क्रियान्वयन? धारा 163 योजना का क्रियान्वयन इसी से संबंधित है। ये बहुत संक्षेप में कहती है कि किसी भी योजना के लागू होने के बाद नगरपालिका उसे अमल में लाने के लिए जरूरी कार्रवाई शुरू कर सकती है, लेकिन ये कार्रवाई इस अधिनियम के बाकी प्रावधानों के तहत ही होगी। अच्छा, अब मान लीजिए ये 2009 का अधिनियम आने से पहले ही शहर की कोई मास्टर प्लान बनी हुई थी किसी पुराने कानून के तहत, उसका क्या होगा? वो रद्द हो जाएगी? नहीं, तुरंत रद्द नहीं होगी। इसके लिए धारा 164 इस अधिनियम के पूर्व तैयार की गई योजनाएं इस अधिनियम के अधीन तैयार की गई समझी जाएंगी। है। ये धारा कहती है कि अगर इस अधिनियम के लागू होने से पहले किसी और कानून के तहत कोई मास्टर विकास योजना बनाई गई थी तो उसे ऐसा माना जाएगा जैसे वो इसी अधिनियम के तहत बनाई गई है। अच्छा, तो उस पर भी ये नियम लागू होंगे? हाँ, उस पुरानी योजना पर भी मंजूरी, बदलाव और लागू होने से जुड़े इस अधिनियम के नियम मतलब जरूरत के मुताबिक फेरबदल के साथ लागू होंगे। लेकिन हाँ, इसमें एक महत्वपूर्ण परंतु उपबंध है। वो ये कि जैसे ही इस अधिनियम के तहत कोई नई योजना मंजूर होकर लागू होती है तो पहले से चली आ रही कोई भी पुरानी मास्टर विकास योजना अपने आप खत्म हो जाएगी और लागू नहीं रहेगी। अच्छा, यानी नई योजना पुरानी की जगह ले लेगी। ठीक है। क्या समय के साथ इन योजनाओं की समीक्षा या रिवीजन भी होता है? मान लीजिए 20 साल का प्लान बना पर 10 साल में ही हालात बहुत बदल गए, तब? हाँ बिल्कुल। धारा 165 योजना का पुनरीक्षण यानी रिवीजन ऑफ प्लान का प्रावधान इसीलिए है। ये कहती है कि अगर किसी योजना के लागू होने की तारीख से 10 साल के अंदर राज्य सरकार को या खुद नगरपालिका को लगता है कि योजना का पुनरीक्षण करना जरूरी है तो राज्य सरकार नगरपालिका को निर्देश दे सकती है या फिर नगरपालिका खुद भी पहल कर सकती है। पुनरीक्षण के लिए क्या करना होगा? इसके लिए अगर जरूरत हो तो नया नागरिक सर्वेक्षण और मौजूदा भू उपयोग का नक्शा भी बनवाया जा सकता है। और प्रक्रिया वही पुरानी वाली? हाँ, प्रक्रिया वही होगी जो नई योजना बनाने, प्रकाशित करने और मंजूर करने के लिए होती है। यानी धारा 160 और 161 वाली प्रक्रिया का पालन करना होगा। ठीक है। अब एक शब्द अक्सर सुनने में आता है, विकास क्षेत्र या डेवलपमेंट एरिया। ये क्या होता है? इसे धारा 166 विकास क्षेत्रों की घोषणा समझाती है। उपधारा 1 कहती है कि जब धारा 161 के तहत कोई योजना लागू हो जाती है तो उसके बाद जितनी जल्दी हो सके नगरपालिका राज्य सरकार की मंजूरी लेकर सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके शहर के किसी भी हिस्से को विकास क्षेत्र घोषित कर सकती है। और इस घोषणा से फर्क क्या पड़ता है? मतलब किसी इलाके को विकास क्षेत्र घोषित कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है? उपधारा 2 इसका असर बताती है। जिस तारीख को ये अधिसूचना राजपत्र में छपती है उस तारीख से या उसके बाद कोई भी व्यक्ति उस घोषित विकास क्षेत्र में नगरपालिका की लिखित इजाजत के बिना ये काम नहीं कर सकता। क्या काम नहीं कर सकता? पहला, किसी जमीन का कोई नया उपयोग शुरू करना। दूसरा, जमीन के मौजूदा उपयोग को बदलना। और तीसरा, उस जमीन पर कोई विकास कार्य करना। यानी बिना इजाजत वहां कुछ भी बदलना या बनाना मना है पूरी तरह से? हाँ, मोटे तौर पर। लेकिन इसमें कुछ छूटें भी हैं जो परंतु उपबंध में दी गई हैं। इन कामों के लिए नगरपालिका की अनुमति जरूरी नहीं होगी। पहला,
किसी इमारत का रखरखाव, सुधार या ऐसे बदलाव जो सिर्फ अंदरूनी हो या बाहरी रूप रंग को खास ना बदलें। अच्छा, मेंटेनेंस वगैरह? हाँ। दूसरा, किसी दूसरे सक्षम अधिकारी के आदेश के तहत किए जाने वाले काम। तीसरा, नगर पालिका खुद अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जो काम करे। चौथा, केंद्र या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले कुछ खास काम, जैसे क, हाईवे या सड़क का रखरखाव उसी सीमा के अंदर, और ख, जमीन के नीचे की नालियों, पाइपों, केबल्स आदि का निरीक्षण, मरम्मत या नवीनीकरण। खेतीबाड़ी के सामान्य काम के लिए खुदाई, जैसे कुआं खोदना। ऐसी सड़क बनाना जिसका इस्तेमाल सिर्फ खेती की जमीन तक जाने के लिए हो। अगर किसी जमीन का इस्तेमाल अस्थायी रूप से किसी और काम के लिए हो रहा था तो उसका वापस सामान्य उपयोग शुरू करना। अगर कोई जमीन सामान्यतः एक काम के लिए इस्तेमाल होती है पर कभी-कभी दूसरे काम के लिए भी, तो उस दूसरे काम के लिए कभी-कभार इस्तेमाल करना। समझ गया। ये छूटे जरूरी कामों को बिना रुकावट जारी रखने के लिए हैं। लेकिन अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है, मतलब बिना इजाजत विकास करता है या योजना के खिलाफ जाकर जमीन का इस्तेमाल करता है, तो क्या सजा है? कोई जुर्माना वगैरह? बिल्कुल, सजा का प्रावधान है। धारा 167, अपराधिकृत विकास या योजना से असंगत उपयोग के लिए शास्ति यानी पेनल्टी। उपधारा 1 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति खुद या किसी और के कहने पर ऐसा कोई विकास कार्य शुरू करता है या करवाता है या जमीन के उपयोग में ऐसा बदलाव करता है जो मतलब अवैध हो, जो बिना जरूरी इजाजत के हो, या ख, जो इजाजत मिली थी उसके मुताबिक न हो या शर्तों का उल्लंघन हो, या ग, इजाजत रद्द होने के बाद किया गया हो, या घ, बदली हुई इजाजत का उल्लंघन हो, तो ऐसे व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। 5,000 रुपए? हाँ, और अगर ये अपराध जारी रहता है तो पहली बार दोषी ठहराए जाने के बाद हर उस दिन के लिए जब तक अपराध जारी रहता है 100 रुपए तक का अतिरिक्त जुर्माना भी लग सकता है। अच्छा, रोज का 100 रुपए। ये तो हुआ अवैध निर्माण या विकास शुरू करने पर। अगर कोई जमीन या बिल्डिंग का गलत इस्तेमाल जारी रखता है, तो मतलब निर्माण नहीं करा, बस इस्तेमाल गलत कर रहा है, उसके लिए उपधारा 2 है। ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति बिना इजाजत के योजना का उल्लंघन करते हुए किसी जमीन या इमारत का इस्तेमाल जारी रखता है या किसी और को ऐसा करने देता है, या अगर इजाजत मिली भी थी तो उसकी अवधि खत्म होने के बाद भी इस्तेमाल जारी रखता है या शर्तों का पालन किए बिना इस्तेमाल जारी रखता है, तब तो उसे दोषी पाए जाने पर 2,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और अगर ये अपराध भी जारी रहता है तो पहली दोष सिद्धि के बाद हर उस दिन के लिए जब तक अपराध जारी है 500 रुपए तक का अतिरिक्त जुर्माना हो सकता है। जुर्माना तो ठीक है, पर क्या नगर पालिका उस अवैध निर्माण या विकास को हटवा भी सकती है? सिर्फ जुर्माने से क्या होगा अगर निर्माण वहीं का वहीं खड़ा है? हाँ, बिल्कुल, हटवाने की शक्ति भी है। धारा 168 अपराधिकृत विकास को हटाने की अपेक्षा करने की शक्ति नगरपालिका को यह अधिकार देती है। उपधारा 1 के अनुसार अगर धारा 167(1) वाला कोई अवैध विकास किया गया है तो नगरपालिका उस जमीन के मालिक को नोटिस दे सकती है। नोटिस में क्या होगा? इस नोटिस में मालिक से कहा जाएगा कि वो नोटिस मिलने के बाद 1 महीने के अंदर, या अगर नोटिस में ज्यादा समय दिया है तो उस अवधि में कुछ कदम उठाए। जैसे अगर बिना इजाजत विकास हुआ है तो जमीन को पहले जैसी हालत में लाएं, या अगर इजाजत की शर्तों का उल्लंघन है तो उनका पालन करें। और अगर उपयोग रोकना हो तो? हाँ, एक परंतु उपबंध है कि अगर नोटिस में जमीन का उपयोग रोकने की बात है तो ये नोटिस कब्जेदार यानी ऑक्यूपायर को भी दिया जाएगा। उपधारा 2 बताती है कि नोटिस में साफ तौर पर क्या करने को कहा जा सकता है, जैसे किसी इमारत को गिरा देना या बदल देना, या जमीन पर कोई और काम करना, या जमीन का कोई खास इस्तेमाल बंद कर देना। अगर मालिक इस नोटिस से सहमत नहीं है तो क्या उसके पास कोई रास्ता है अपील वगैरह का? हाँ, उपधारा 3 रास्ता बताती है। जिस व्यक्ति को नोटिस मिला है वो नोटिस की अवधि के अंदर उस निर्माण को बनाए रखने या उपयोग जारी रखने की इजाजत के लिए आवेदन कर सकता है, और जब तक इस आवेदन पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता तब तक नोटिस का असर एक तरह से रुका रहेगा। अच्छा, तो आवेदन के दौरान कार्रवाई रुक जाएगी? हाँ, उपधारा 4 बताती है कि आवेदन का नतीजा क्या हो सकता है। अगर इजाजत मिल गई तो नोटिस खत्म, नहीं मिली तो नोटिस लागू रहेगा। अगर थोड़ी इजाजत मिली तो नोटिस उस हिस्से के लिए खत्म, बाकी के लिए लागू। और अगर मालिक नोटिस का पालन नहीं करता है या उसे इजाजत नहीं मिलती, तब नगरपालिका क्या करेगी? तब उपधारा 5 लागू होती है। अगर नोटिस का पालन तय समय में नहीं होता तो नगरपालिका 2 काम कर सकती है। क,
मालिक पर और जरूरत हो तो उपयोग करने वाले पर भी मुकदमा चला सकती है। ख, अगर नोटिस में कुछ तोड़ने या बदलने को कहा गया था तो नगरपालिका खुद ही वो काम करवा सकती है और इसका खर्चा मालिक से भू राजस्व की बकाया की तरह वसूला जाएगा। खर्चा भी मालिक से? हाँ, और उपधारा 6 में सजा बताई गई है। उपधारा 5 कल के तहत मुकदमे में दोषी पाए जाने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना और अपराध जारी रहने पर पहली दोष सिद्धि के बाद हर दिन के लिए 200 रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना। ठीक है, ये तो हुई बात जब अवैध विकास हो चुका हो। लेकिन अगर कोई अवैध निर्माण कर रहा हो, मतलब काम अभी चल ही रहा हो, तब क्या उसे रोका जा सकता है बीच में ही? हाँ, उसके लिए भी शक्ति है। धारा 169 अपराधिकृत विकास को रोकने की शक्ति इसी के लिए है। उपधारा 1 कहती है कि अगर धारा 167(1) वाला अवैध विकास अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, तो नगर पालिका मालिक और विकास करने वाले व्यक्ति को नोटिस देकर काम तुरंत रोकने के लिए कह सकती है। और इस नोटिस का क्या असर होगा? इस रोकने वाली नोटिस पर भी धारा 168 की उपधाराएं 3, 4, 5 और 6 वैसे ही लागू होंगी जैसे हटाने वाले नोटिस पर होती हैं। मतलब इजाजत के लिए आवेदन, नोटिस का रुकना, पालन न करने पर कार्रवाई, ये सब। और अगर नोटिस के बाद भी काम न रुके तो? उपधारा 2 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा रोकने वाला नोटिस मिलने के बाद भी काम जारी रखता है तो उसे दोषी पाए जाने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। साथ ही नोटिस मिलने की तारीख के बाद हर उस दिन के लिए जिसमें उल्लंघन जारी रहता है 500 रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना भी हो सकता है। क्या ऐसे मामलों में पुलिस की मदद ली जा सकती है काम रुकवाने के लिए फिजिकली? उपधारा 3 ये महत्वपूर्ण शक्ति देती है। अगर कोई व्यक्ति रोकने वाला नोटिस मिलने के बाद भी अवैध विकास जारी रखता है तो नगर पालिका या उसका अधिकृत अधिकारी पुलिस से अनुरोध कर सकता है कि वो निर्माण करने वाले व्यक्ति और उसके सभी सहायकों और मजदूरों को निर्माण स्थल से हटा दे। पुलिस हटाएगी? हाँ, पुलिस अधिकारी को इस अनुरोध का पालन करना होगा। इतना ही नहीं, नगर पालिका निर्माण सामग्री, औजार वगैरह को भी जब्त कर सकती है। ये कार्रवाई किसी भी अन्य कानूनी कार्रवाई के अलावा होगी। ये तो काफी सख्त कदम है। अवैध निर्माण को तुरंत रोकने के लिए ये जरूरी भी हो सकता है। उपधारा 4 कहती है कि अगर पुलिस द्वारा हटाए जाने के बाद भी कोई व्यक्ति अवैध विकास जारी रखता है तो उसे दोषी पाए जाने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है और अपराध जारी रहने पर पहली दोष सिद्धि के बाद हर दिन के लिए 200 रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना हो सकता है। अंत में उपधारा 5 एक बात साफ करती है कि अवैध विकास को रोकने के लिए की गई कार्रवाई से अगर किसी को कोई नुकसान होता है तो वो उसके लिए हर्जाने जाने का दावा नहीं कर सकता। ठीक है, अब एक आखिरी सवाल इस अध्याय से जुड़ा हुआ। क्या कुछ ऐसे अवैध विकास होते हैं जो अस्थायी यानी टेम्परेरी किस्म के हो, जैसे कोई गुमटी लगा ले या छप्पर डाल ले? क्या उन्हें तुरंत हटाया जा सकता है बिना लंबी प्रक्रिया के? हाँ, उसके लिए एक विशेष और तेज प्रक्रिया है। धारा 170 अपराधिकृत अस्थायी विकास का संक्षिप्तता हटाया जाना या रोकना। उपधारा 1 कहती है कि अगर किसी ने अस्थायी प्रकृति का कोई अवैध विकास किया है तो नगरपालिका एक लिखित आदेश देकर उस व्यक्ति को 15 दिन के अंदर उसे हटाने या उपयोग रोकने का निर्देश दे सकती है। 15 दिन का समय? हाँ, और अगर वो व्यक्ति उस अवधि में आदेश का पालन नहीं करता है तो नगरपालिका या उसका अधिकृत अधिकारी बिना कोई और नोटिस दिए उस काम को तुरंत हटवा सकता है या उपयोग को तुरंत रुकवा सकता है। तुरंत, बिना नोटिस? हाँ, अगर 15 दिन के आदेश का पालन नहीं हुआ तो। और अगर वही व्यक्ति दोबारा वैसा ही अवैध अस्थायी विकास करता है तो उसे बिना किसी आदेश के भी तुरंत हटाया या रोका जा सकता है। यानी अस्थायी अतिक्रमण पर तुरंत कार्रवाई संभव है। हाँ, लेकिन इसमें एक परंतु उपबंध भी है जो फसलों से जुड़ा है। अगर अवैध विकास में खड़ी फसलें शामिल हैं तो उन्हें तुरंत नहीं हटाया जाएगा। फसल काटने के लिए 6 महीने तक का मुनासिब समय दिया जाएगा। अच्छा, फसलों का ध्यान रखा है। हाँ, और उपधारा 2 ये तय करती है कि कोई विकास अस्थायी प्रकृति का है या नहीं। इस सवाल पर नगरपालिका का फैसला ही अंतिम माना जाएगा। तो ये था अध्याय 11 का एक तरह से पूरा विश्लेषण। हमने देखा कि कैसे शहर के विकास के लिए मास्टर प्लान और दूसरी योजनाएं बनती हैं, उनमें क्या क्या शामिल होता है, कैसे उन्हें मंजूरी मिलती है, लागू किया जाता है, और अगर कोई बिना इजाजत या योजना के खिलाफ काम करता है तो उसे रोकने और हटाने के लिए क्या कानूनी प्रावधान है। काफी कुछ है इसमें। हाँ बिल्कुल, यह अध्याय शहरी विकास को एक दिशा और अनुशासन देने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि विकास बेतरतीब ना हो, बल्कि एक सोची समझी कानून सम्मत योजना के तहत हो। इसमें नागरिकों की जरूरतें और पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाए।
ये धाराएं नगरपालिका को अधिकार देती हैं, साथ ही नागरिकों की जिम्मेदारियां भी तय करती हैं। ये समझना वाकई जरूरी था, खासकर जब हम अपने आसपास शहरों को बढ़ते और बदलते हुए देखते हैं। अब शायद हम इन बदलावों के पीछे के कानूनी ढांचे को थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे। खैर, एक सवाल मन में आता है कि ये कानून कागज पर जितने मजबूत दिखते हैं, क्या जमीन पर भी उतने ही प्रभावी ढंग से लागू हो पाते हैं? ये शायद सोचने वाली बात है। बिल्कुल, कानून का प्रभावी क्रियान्वयन हमेशा एक चुनौती होती है और ये कई बातों पर निर्भर करता है। ये अपने आप में एक अलग चर्चा का विषय है। सही कहा। यदि आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजीम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस ऑडियो को अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। आपके कोई सुझाव या सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सुनने के लिए धन्यवाद।